स्वागत है आप सभी का। यूपी एनआरएचएम से नई भर्ती का नोटिफिकेशन 27 नवंबर को जारी हुआ था, जिसमें एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पोस्ट हैं। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग इन पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज या पोस्ट निर्धारित हैं, कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आवेदन में किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। इवन जितने भी आपके मन में सवाल हैं, अलग अलग प्रोग्राम के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए कैसे अलग अलग आवेदन करने हैं, अलग अलग जो वैकेंसीज है, एएनएम की अलग है, स्टाफ नर्स की अलग है, तो क्या उनके लिए हम आवेदन अलग अलग कर सकते हैं, अदर स्टेट के हैं, अपीयरिंग वाले हैं, जितने भी आपके मन में सवाल है, कोविड सर्टिफिकेट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, कब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सिग्नेचर किस फॉन्ट में, किस तरह से, किस ब्लैक या ब्लू, ये सभी चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं। आप जाएंगे साइबर कैफे वाले के पास, वो आपका जल्दी जल्दी फॉर्म अपलोड भर के आपका बोल देंगे हो गया आपका। लेकिन उसमें अगर कुछ गलती हो गई तो उसमें दिक्कत किसको होगी? आपको होगी। या तो फिर आपने अगर खुद से फॉर्म भरा है और उसके पहले नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ा है, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी। इसी तरह से फ़ोटो कैसा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के मन में। बस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा, पूरा सुन लीजिएगा। पर 10-12 मिनट का वीडियो पूरा होगा, लेकिन यहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को आप लोग सबसे पहले प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें आप सभी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई नोटिस और जारी हुई थी आपके नोटिफिकेशन जारी होने के अगले दिन, उसको भी देख लेते हैं। आप ये वीडियो सुन लीजिए पूरा, इसके बाद कुछ देर के बाद हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे में आवेदन करके हम पूरा आपको एक फॉर्म फिल करके आपको दिखाएंगे। अगर आपने आवेदन कर लिया होगा तब भी अगर आपने आवेदन न किया हो तब भी आपको ये वीडियो भी पूरा सुनना है और इसके आगे वाला भी। क्योंकि हो सकता है आपने किसी एक पद के लिए आवेदन किया हो, किसी एक प्रोग्राम के लिए, बाकी के लिए आपने आवेदन न किया हो, तो बाकी के लिए आपको भी आवेदन करना है कि नहीं करना है। कोई फॉर्म फीस तो लगना नहीं है। जितने अलग अलग प्रोग्राम, सब प्रोग्राम है, सभी के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। दिक्कत बस कहाँ पर होगी आपको बताएंगे अभी आगे। इस नोटिस में नया कुछ भी नहीं है। जो हमने आपको बताया था कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, केवल यहाँ पर दो लोग ध्यान देंगे। एक तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दूसरे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी। जो आपका प्रमाण पत्र होगा, वह प्रमाण पत्र आपका 1/4/2022 को या उसके बाद जारी हुआ रहना चाहिए, निर्गत हुआ रहना चाहिए। और फॉर्म भरने की, आवेदन की लास्ट डेट से पहले पहले का निर्गत हुआ रहना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका प्रमाण पत्र मान्य होगा। और यही नहीं, बाकी के भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट, अदर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, निवास, सभी के सभी आपके आवेदन से पूर्व के होने चाहिए। और हमने आपसे भी ये भी कहा था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा पुराने हो, 2 साल 3 साल पुराने हो, आप एक नया बनवा लीजिए फिर से, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। और अपीयरिंग में जब आपका रिजल्ट अगर फाइनली आ गया हो, प्लस रजिस्ट्रेशन भी आपका आ गया हो आवेदन से लास्ट डेट से पहले पहले, तभी आप आवेदन कर पाएंगे या फिर आपका आवेदन एलिजिबल माना जाएगा। अदर स्टेट के हैं, उसमें केवल कंडीशन ये है कि एएनएम और जीएनएम, माफ़ी चाहूँगा, एएनएम और स्टाफ नर्स वाले, इन दोनों पदों के लिए आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूपी का, स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और आपका अपने स्टेट का नहीं चलेगा, जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं। बाकी की जो 2 पोस्ट हैं उनमें भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो नहीं चलेगा, लेकिन उसमें फार्मेसी और फार्मासिस्ट वाले में और लैब टेक्नीशियन वाले में, उनमें आपका संबंधित काउंसिल से यूपी स्टेट का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, तभी आपका मान्य करेंगे। और आपने कोर्स कहीं से भी किया हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका, जो चीज़ें यहाँ पर जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में मांगी गई है उसी तरह से आपको दिखा देना होगा। यानी एएनएम और स्टाफ नर्स वाली भर्ती में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या तो यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। बाकी के जो 2 पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के लिए, उसमें संबंधित काउंसिल का, यूपी स्टेट का ही मान्य होगा केवल। और जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जैसे यहाँ पर ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या फिर ईडब्ल्यूएस या अदर जो कास्ट सर्टिफिकेट या निवास से डोमिसाइल हो गया, ये सभी जो है यूपी स्टेट वाले जो फॉर्मेट होते हैं, नोटिफिकेशन में फॉर्मेट भी हमने आपको दिखाया था, या फिर जो विशेष आरक्षित वर्ग हैं तो स्टेट वाले फॉर्मेट पर आप बनवाइएगा, ना कि सेंट्रल वाले पर। अब यहाँ पर देखिए, मैं पूरा आपको नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। जितने भी आपके सवाल है सभी की सभी इसी नोटिफिकेशन, इसी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के अनुसार आपको
आवेदन के लिए आवश्यक जो भी शर्तें हैं, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी अर्हता है, सब आपको इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। बस हम चीज़ों को एक बार ध्यान से पढ़ें, समझ लें। आरक्षण केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, भले ही आपके पिता उत्तर प्रदेश के निवासी हों, आपकी शादी हो गई है, लेकिन अब आपका पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, आपको पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं होता है, शादी हो गई है तो पिता, शादी हो गई हो तो पति पक्ष के जो परिवार है वो परिवार की आय देखी जाती है, उधर का जो ईडब्ल्यूएस जारी होगा मान्य होता है। अगर शादी नहीं हुई है तो पिता पक्ष का। बाकी जो पुरुष है या फिर जो अविवाहित महिला है, गर्ल्स कैंडिडेट है, आपके लिए पिता पक्ष के ही सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सभी का मतलब है कास्ट निवास, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कास्ट की बात कर रहा हूँ, कास्ट और ईडब्ल्यूएस की। बाकी तो जो अन्य जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं जिस प्रकार से नियमानुसार, उसी प्रकार से आपको लगाने होते हैं। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई माइनर मिस्टेक है, मान लीजिए आपने उसको करेक्शन करवाया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो करेक्टेड वाला, जो करेक्शन वाला, जो संशोधित वाला जो आपका नाम या जो कुछ भी अगर आपने कभी करवाया हो किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो उसी के हिसाब से आपको डिटेल फिल करना होगा फॉर्म में। ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कोविड वाला जो सर्टिफिकेट है, जिनके पास नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, उसके बिना भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोविड वाला सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तो आपको वेटेज मिलेगा, भारांक मिलेगा, उसका अधिभार मिलेगा। कैसे? 5% मार्क्स हु कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट क्यूमुलेटिव में। 10% मार्क्स उनको मिलेगा हु कंप्लीटेड 1 ईयर। 15% मार्क उनको मिलेगा हु कंप्लीटेड 1 ईयर एंड 6 मंथ्स ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये पहले आपको गेन करना होगा अपने कैटेगरी के हिसाब से। जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 33%, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है तो कितना यहाँ पर दिया हुआ है 30%, और बाकी के लिए 24%। ठीक है, तो जिनके पास कोविड का सर्टिफिकेट होगा आपको ये भारांक मिलेंगे, अधिभार मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, आप कोविड जो कैंडिडेट इंगेज्ड फॉर कोविड मैनेजमेंट है, आउटसोर्स में हो, टेम्परोरी एचआर, कॉन्ट्रेक्चुअल, या वर्कड एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, या वर्क फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश। और ये बनवाना कैसे आपको है, कम से कम आवेदन से बोला गया कि जो लास्ट डेट है 7 दिन पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लें, ताकि आपको ये आवेदन की लास्ट डेट से पहले पहले मिल जाए। और क्यूआर कोड वाला ही आपका प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा, जो कि आपके संबंधित जिले से जारी किया जाएगा। और इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी पर आपको देना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जनरेटेड थ्रू पोर्टल बाय द डिपार्टमेंट, कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी, जिनके पास पहले से हो आप वही वाला लगा सकते हैं। अगर आपने फिर से नया अगर आपने निकलवाया है तो जो नया वाला होगा उसे आप अपलोड करिएगा, उसे आप लगाइएगा। लेकिन गलत मत लगाइएगा, सही हो तभी लगाइएगा। गलत लगाने से क्या होगा कि फिर कैंडिडेचर अभ्यर्थन ही निरस्त हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो भी आपने कोविड सर्टिफिकेट इशू करवाया हो, जो मोबाइल नंबर आप वहाँ पर देंगे वही मोबाइल नंबर आप फॉर्म आवेदन में भी देंगे, अलग अलग मोबाइल नंबर मत दीजिएगा। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ ही साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा आवेदन करते समय, पासवर्ड जनरेट होगा, ये सभी चीज़ें आपको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान आपको संभाल करके रखनी होगी, आपको याद रखना होगा, लिख करके रखना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को आपको बंद नहीं होने देना होगा। ठीक है, तो कहाँ से आपको जारी करवाना है, अपने संबंधित जिले की जो सरकारी अथॉरिटी है उसमें, जो संबंधित अथॉरिटी है वहीं से आपको जारी करवाना होगा, कहीं का भी नहीं चल पाएगा। जिनके पास नहीं होगा तो उनको वेटेज नहीं मिलेगा उसका। जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वीडियो के स्टार्टिंग से अभी तक और आगे जो बताने वाले हैं, कोई भी आप पॉइंट मिस मत करिएगा, वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा एक बार। अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे फिर कोई आपके मन में डाउट होगा, कोई गलती अगर आप कर देते हैं आवेदन में, फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं फाइनली डीबी के समय, अगर आपको दिक्कत होगी तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक बार आप पूरा वीडियो ज़रूर सुन लीजिए। हमारे स्तर से जितनी सही संभव होती है उतनी सही जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। गलत जानकारी तो हम आपको देंगे ही नहीं, सही जानकारी में आज कंप्लीट जानकारी जहाँ तक हम आप उसमें कोशिश करते हैं कि जहाँ तक आपको सही जानकारी प्रोवाइड करा सकें। जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं, जो भी आप फॉर्म भरेंगे या जो भी आप उसमें डिटेल भरेंगे, किसी में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत आप सावधानीपूर्वक एक एक डिटेल भरिएगा।
बाद में फिर डीबी के समय एफिडेविट से उन्होंने मान्य किया कि नहीं किया, कौन सी डिटेल मान्य करेंगे कौन से नहीं करेंगे, छोटी मोटी जो डॉक्यूमेंट्स की त्रुटियाँ होती हैं वो अलग है, लेकिन फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिएगा। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं, या सब प्रोग्राम के तहत, क्योंकि आप देखेंगे जब प्रोग्राम वाले पे क्लिक करेंगे तो सभी प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, उस पर किसी एक पर सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फिर उस पर आपको एक क्लिक करना होगा। तो जितने अलग अलग प्रोग्राम हैं आप उनके लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सेम एक ही प्रोग्राम में एक ही पद के लिए आप 2 आवेदन मत करिएगा, अदरवाइज ये पॉइंट है, अदरवाइज आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। लेकिन अलग अलग प्रोग्राम के लिए, जैसे आपने एक आवेदन किया एक प्रोग्राम के लिए, तो सभी प्रोग्राम के लिए आपका वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्म में प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ रहा है, तो बाकी तो को के लिए वो थोड़ी मान्य होगा, बाकी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे। दिक्कत इसमें क्या होगी, मान लीजिए आगे एग्जाम हो रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, अगर कोई 2 प्रोग्राम के एग्जाम एक ही दिन पड़ गए एक पद के लिए जिसके लिए आपने आवेदन किया, तो फिर आपको उसमें से एक एग्जाम छोड़ना होगा, बस इतनी दिक्कत होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट के लिए भी आपको आवेदन करना होगा, अलग अलग प्रोग्राम के लिए भी आपको आवेदन करना होगा। कोई फार्म का फीस तो देना नहीं है, तो आप आवेदन कर दीजिए सभी के लिए अलग अलग, जिन जिन प्रोग्राम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और जिन पदों के लिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई सपोज दैट कोई भी एक प्रोग्राम है और उसमें एएनएम और स्टाफ नर्स आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हो, तो दोनों के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, और जिस जिस प्रोग्राम के लिए चाहिए आपको उस प्रोग्राम के लिए संबंधित पोस्ट के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को ये चीज़? और ये भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इसमें आगे दिक्कत होनी क्या है, सिर्फ एग्जाम के समय दिक्कत होगी। वैसे विभाग की कोशिश होगी कि अलग अलग दिन सभी एग्जाम करवाए जाएं, ताकि सभी लोग जो है हर एग्जाम आप दे सकें, और डीबी के समय भी फिर ऐसा ही होगा। और यहाँ पर देखिए हम केवल और केवल फॉर्म आवेदन से संबंधित चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं ना, तो हम एग्जाम प्रोसीजर रिटन मेरिट किसी को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल आवेदन से संबंधित जो भी आपके क्वेरीज हैं, आपको केवल और केवल इंग्लिश में अपनी सभी डिटेल्स फिल करना है, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी आपके 10वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर रहने चाहिए, बाद में आप इनमें संशोधन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको डीबी के समय दिक्कत होगी। अगर आपने करेक्शन करवाया होगा तो संबंधित उसका जो गजट होगा या शासनादेश होगा वो आपको उसकी कॉपी दिखानी होगी। मान लीजिए कि आपके किसी डॉक्यूमेंट्स, आपने पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ, उसमें बाद में गवर्नमेंट के आदेश के बाद कुछ संशोधन हुआ या फिर आपने उसमें संशोधन करवाया है, तो संशोधित वाला आपको या तो डॉक्यूमेंट्स और साथ में अगर कोई उसमें शासनादेश से गजट है वो भी आपको दिखाना होगा डीबी के समय। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? लास्ट डेट का वेट न करते हुए समय से पहले आवेदन कर लें। दिस पॉइंट, इस पॉइंट में देखिए जो भी आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देते हैं और जो यहाँ पर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, इन सभी को आपको संभाल करके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको रखना होगा। एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन आएंगे। जितने भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का रिलेटेड आपका जो कोर्स का है, डिप्लोमा या फिर डिग्री रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल, जिस काउंसिल का मांगा गया है, जैसे आप लैब टेक्नीशियन है तो आपके रिस्पेक्टेड काउंसिल का होना चाहिए। केवल और केवल एएनएम और स्टाफ नर्स वाले में दोनों ऑप्शन है, स्टेट वाला भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला भी, लेकिन बाकी के जो 2 पद हैं उसमें स्टेट संबंधित स्टेट काउंसिल का ही होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना अनिवार्य आपके पास होना चाहिए आवेदन की लास्ट डेट से पहले पहले तक का। यहाँ पर देखिए जो आप फोटो आप अपलोड करेंगे, पहली चीज़ तो फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, और फोटो आपका जो है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सिंपली हम लोग जो फोटो कैप्चर करते हैं मोबाइल से वो इसी फॉर्मेट में होता है। फोटो जो है जल्दी का होना चाहिए, इसके बाद पिक्चर साफ होना चाहिए, टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलर्ड, प्रिफरेबली वाइट बैकग्राउंड हो, लुक स्ट्रेट एट द कैमरा, मतलब सामने की तरफ आप देख रहे हो, कैमरा की तरफ देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप तिरछा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चश्मा वगैरह अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर साइज़, पिक्सल साइज़ हो गया यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए, और केवल जो आप अपलोड करेंगे उसमें केवल फ़ोटो होना चाहिए, अदर मतलब उसके अगल बगल का ज़्यादा उसमें कुछ ना आए। इसी तरह से सिग्नेचर के लिए भी जो सिग्नेचर आपका है, केवल यहाँ पे आप ब्लैक इंक पेन से, पॉइंट नहीं, जो जेल पेन होता है थोड़ा मोटा चलेगा तो उससे सिग्नेचर आपका क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ब्लैक इंक पेन हो, जेल पेन हो, उससे आप सिग्नेचर करके, और केवल सिग्नेचर वाला पार्ट ही आप स्कैन करना है, मतलब उसके अगल बगल का वो पेज वाला वो पार्ट नहीं आना चाहिए, केवल सिग्नेचर ही आप स्कैन करके वही पार्ट आपको अपलोड करना है। मतलब क्रॉप कर लिया आपने, केवल सिग्नेचर वाला ही जितना पार्ट बचेगा केवल आपको वही अपलोड करना रहेगा। और ये आपका यहाँ पर हो गया, उसकी पिक्सल साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है,
तो जितने भी यहाँ पर चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इनका आपको ध्यान रखना है। और आपने अगर किसी प्रोग्राम के लिए आवेदन कर लिया हो, किसी दूसरे अन्य प्रोग्राम के लिए आपको आवेदन करना हो, या फिर आपने आवेदन न किया हो, तो एक बार आप वीडियो पूरा जिस प्रकार से सुने हैं, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है यहाँ पर, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से 27 तारीख से जितने भी आपके क्वेरीज आ रहे थे हम सभी आपकी क्वेरीज देख रहे थे और लगभग सभी डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर सुनेंगे और सुने होंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा, कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। बाकी आप सभी को अपने स्तर से भी एक बार नोटिफिकेशन को पूरा जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन हो गई आवेदन से संबंधित। डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत पुराने ना हो, कास्ट निवासी सभी। बाकी ओबीसी एनसीएल का ईडब्ल्यूएस का हमने बता दिया कि 1/4/2022 को या उसके बाद का रहेगा तभी मान्य होगा। अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल है, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी स्टेट का, जहाँ पर मांगा गया है जिन 2 पदों के लिए विशेष करके। और जिन 2 पदों में ऑप्शन है कि आप उसमें दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स और एएनएम में इसमें जो है या तो यूपी का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इसमें केवल और केवल यूपी स्टेट संबंधित जो काउंसिल है, जैसे फार्मेसी काउंसिल, और इसमें जो संबंधित मेडिकल जो फैकल्टी है उसी का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, आपके स्टेट का नहीं चलेगा जो अदर स्टेट वाले हैं। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछ लीजिए, और इसके बाद हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें पूरा हम फॉर्म आवेदन करके आपको बताएंगे कैसे आपको पूरा आवेदन करना है। किसी भी एक प्रोग्राम को हम सेलेक्ट करके किसी एक पोस्ट के लिए पूरा आपको आवेदन करके सबमिट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस वीडियो के लगभग 4-6 घंटे के बाद या फिर नेक्स्ट डे में हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप आवेदन आप सभी लोग समय से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लेट मत करिएगा, ताकि बाद में सर्वर डाउन आदि की कोई समस्या ना हो। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।